इस वक्त न्यूज़ मैक्स की टीम पटना में मौजूद है। जिस तरह से असेंबली इलेक्शन है उसी को लेकर के टीम यहाँ पहुँची हुई है। हमारे साथ अज़मी बारी साहब हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान हैं, स्पोक पर्सन हैं। हम उनसे बात करेंगे कांग्रेस किस तरह से इस इलेक्शन में जाने वाली है और जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने संवाद रैली की है उसको लेकर इनका क्या कहना है। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, संवाद रैली में जो स्टेज पर बैठे हुए थे 6 नेताओं को बिठाया गया था, जिसमें पिछड़े भी थे, तमाम ही यादव भी थे, तमाम लोगों को बिठाया गया, लेकिन एक भी मुसलमान स्टेज पर मौजूद नहीं था। मुझे इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं लग रही है, इसलिए कि नीतीश कुमार के मिजाज को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये 15 साल सरकार में रहे हैं और 15 साल सरकार में जो इन्होंने अक़लियतों के मसले को जिस तरह से उलझा के रखा है, किसी काम को करना नहीं चाहते हैं। तो जब ये अक़लियतों के मसाइल को किसी तरह से सुलझाने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो ये मामूली सी बात है कि स्टेज पर किसको बैठाला कि किसको नहीं बैठाला। पूरे 15 साल में एक मिनिस्टर रखा, कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया। अब ये खुशी साहब जैसे आदमी को मिनिस्टर बनाए हुए, उनको अक़लियती फलाह का ज़िम्मा दे दिया है। अक़लियती फलाह का कोई अलग से सेक्रेटरी नहीं है। अक़लियती फलाह में कोई काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, हुनर जैसे कार्यक्रम बंद हो गए। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि आज करीब 4 सालों से उर्दू एडवाइजरी बोर्ड डिफंग है, वहाँ कोई उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। और आपको ये दूसरी जी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आज उर्दू एकेडमी करीब 3 सालों से कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, वहाँ कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। उसके चेयरमैन खुद चीफ मिनिस्टर होते हैं। और उसके बाद ये मजाक बनाए हुए हैं कि नहीं हम तो मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए हम परेशान रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने मुसलमानों के मसाइल को उलझाने का काम किया है और कभी किसी मसले पर वो सीरियस नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि स्टेज पर इस तरह का लोगों को बिठा करके मुसलमानों को इग्नोर करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, ख़ास तौर से जिस तरह से देश में बीजेपी राजनीति कर रही है, मुसलमानों को इग्नोर करने की और एक कट्टरवादी सोच को लेकर के जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस चल रही है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है वोटर्स में कि मुसलमानों की हमें ज़रूरत नहीं है और गैर मुस्लिमों में एक मैसेज दिया गया है। नहीं, ये बीजेपी तो बहुत पहले से इस तरह का कर चुकी है। बीजेपी का आज कोई नया नहीं है। बीजेपी तो कभी ये ऑलरेडी मैसेज दे चुकी है कि हमको मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों के वोट के बगैर मैं सरकार बना चुका हूँ। जहाँ तक सवाल पैदा होता है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का, तो उसमें नीतीश कुमार जैसे लोग जो अपने आप को सेकुलर पार्टी के सरबराह कहते हैं, उन लोगों के मिजाज को देखने से ऐसा पता चलता है कि ये लोग बीजेपी से ज़्यादा ख़तरनाक है। बीजेपी तो कम से कम खुली दुश्मन है और वो नहीं चाहती है कि मुसलमानों की तरक्की हो, फलाह हो, मुसलमान किसी तरह से अच्छा काम कर सकें या इनको रोज़गार से जोड़ा जा सके। वो तो उनके एजेंडे में है। तो उनके एजेंडे में तो है, तो चलिए सही बात है। लेकिन नीतीश कुमार के एजेंडे में तो ये नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के बता दीजिए ना हमको कि कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम बता दीजिए जिस स्कीम में ऐसा लगता हो कि जिससे नीतीश कुमार की अक़लियती से या अल्पसंख्यक समुदाय से उनका लगाव है वो झलकता हो। संवाद रैली में एक बात कई बार कही गई मुख्यमंत्री के ज़रिए कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उसकी तारीफ़ की गई कि किस तरह से इन नीतियों को से आम लोगों का, आम जन का फ़ायदा हुआ है। इससे बड़ा अफसोसनाक बात कुछ हो ही नहीं सकता है। बीजेपी की जितनी स्कीमें हैं, बीजेपी के जितने कार्यक्रम हैं, सब कार्यक्रम को आप उठा के देख लीजिए। उस कार्यक्रम से उसकी नीति सोच कहीं भी मुसलमानों से या मुसलमान से क्या, बल्कि मैं अगर उसको कहूँ थोड़ा वाइड रेंज दूँ तो सही होगा कि बल्कि सेकुलर लोग जो हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ भी ये बीजेपी एक मुहिम चला रही है और ऐसे लोगों के ही साथ चलना चाहती है जो देश को बर्बाद करने के रास्ते, देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले जाने में जो लोग रुकावट बन रहे हैं, उन्हीं को वो आगे ला के सरकार चलाना चाहती है, उन्हीं लोगों को मदद करना चाहती है, उन्हीं लोगों के साथ वो सरकार में भागीदारी बनना चाहती है। बार बार जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जिक्र किया जाता है लालू प्रसाद की गवर्नमेंट का कि उसमें किस तरह से अपराध था, किस तरह से उसमें करप्शन था। 15 साल से खुद नीतीश कुमार हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को बार बार याद करना क्या दर्शाता है? जिस तरह से बीजेपी बार बार ये कहती है कि 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम तो बार बार इस बात का जवाब देते हैं। 2 बात जवाब है। एक जवाब ये कि ये जो लोग अभी सत्ता में हैं, ये 70 साल का रोना कब तक रोएंगे ये बता दें। हमको कोई एक डेट बता दें कि ये इतना डेट तक हम, आपका अभी 15 साल हुआ, 15 साल के बाद तक हम रोना रोएंगे, 30 साल तक। अरे भाई, जब 70 साल में नहीं हुआ हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप आए,
आपने आगे क्या किया, और 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज उसी चीज़ को जिस चीज़ को कांग्रेस पार्टी ने किया उसको आप बेचने का काम कर रहे हैं। 70 साल में एयरपोर्ट बनाया, आप बेचने का काम कर रहे हैं। 70 साल में रेल को इंप्रूव करने का बात किया है, उसको आप बेचने का काम कर रहे हैं। 70 साल में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी थी, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो जो काम कांग्रेस 70 साल में की थी उसको बेचने का काम आज कर रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर पर और जिस प्लेन पर घूम रहे हैं वो कांग्रेस के रिजिम की बात है। जितनी फैसिलिटीज वो अवहेल कर रहे हैं जाती तौर पर, उनकी सरकारें कर रही हैं, ये कांग्रेस की चीज़ है। लेकिन अब ये लोगों को शर्म आती नहीं है, ये बार बार 70 साल का रोना रो करके आवाम को गुमराह करते हैं कि 70 साल में कुछ। अरे भाई 70 साल में नहीं हुआ, आपके 15 सालों में क्या हुआ ये बता दीजिए ना। वोट आवाम जो देती है ये उम्मीद से देती है कि सरकार आएगी तो हमारी कुछ फलाह होगी, हमारे लिए कुछ नई स्कीमें आएंगी। कोई नई बात अगर है तो बता दीजिए। बिहार में अगर एक फैक्ट्री का आप बता दीजिए नाम, तो हम आपको मान लेंगे एक बड़ी फैक्ट्री लगी है। बिहार में 2 चीज़ें हैं, एक है नॉर्थ बिहार में बाढ़, साउथ बिहार में सुखाड़। आज बाढ़ की स्थिति आप देख लीजिए क्या हो चुकी है। जितना पुल पुलिया है इतिहास में, कांग्रेस की नहीं हिंदुस्तान की तारीख में इतनी पुल पुलिया कभी नहीं बहा था जितना अभी बह गया, और जितने गाँव में पानी कभी नहीं गया था वो इस बार चला गया। बिहार की दूसरी सरकारी लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन अभी जितने भी पोस्टर्स आप देखते हैं पार्टी के, कहीं उर्दू नज़र नहीं आती। उसके अलावा जिस तरह से टीचर को लेकर के अभी पूरा हंगामा हो रहा है, मुसलमान परेशान है, ख़ासतौर से उर्दू के जो जानने वाले हैं, उर्दू के पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो उसको लेकर काफ़ी परेशान है। देखिए, आप तो पोस्टर की बात कर रहे हैं, हम तो पहले आपको बताया कि ये सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सोच ठीक नहीं है। अगर सोच ठीक होती तो ये कम से कम उर्दू एडवाइजरी बोर्ड और उर्दू एकेडमी वगैरह की तश्कील कर दी होती। और दूसरी बड़ी बात है कि ये उर्दू एकेडमी, मैं मानता हूँ कि उर्दू एकेडमी से मुसलमानों का फलाह नहीं हो जाता, और उर्दू एडवाइजरी बोर्ड से। टीचर का मामला बहुत सेंसिटिव मामला था। इस मामले को जानबूझ के हमेशा उलझाया गया, और उस वक्त वो आरजेडी में नेता थे जो आज जेडीयू में चले गए, उन लोगों ने मिल करके हाउस में उठाया था। हम लोगों ने इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी कि जिस तरह से 16,000 टीचरों की बहाली में नया नुस्खा, नई परेशानी करके लोगों को दौड़ा के मार, आज भी जितने उर्दू टीचर हैं उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और बिहार में ऐसे सैकड़ों स्कूल मिलेंगे जहां स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है। अभी जिस तरह से बिहार का जो समीकरण बन रहा है इलेक्शन को लेकर के, MIM खुद 50 सीटों पर उतार रही है, आप RJD के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? कितना मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा? पप्पू यादव अलग लड़ रहे हैं, तो क्या पूरा विपक्ष एक होकर के नहीं लड़ सकता? बिल्कुल, आपने सही कहा कि विपक्ष अगर एक होकर लड़ता तो अच्छी बातें होती, लेकिन जहाँ तक MIM का सवाल पैदा होता है, ये तो 101% सब लोग बिहार का बच्चा जान चुका है कि ये BJP की B टीम है। और आज अगर वो आज छोटी सी बात को हम बोलना चाहते हैं, डॉक्टर कफील एक मामूली आदमी है, उसने कुछ बोला तो उसको जेल भर दिया गया। कोई बहुत बड़ा क्राइम, हिनियस क्राइम नहीं किया था, उसने कुछ बोला था। मेरे यहाँ गया का एक लड़का था जिसने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली थी, लेकिन उसको जेल भर दिया। लेकिन आज तक इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसके बाद भी ओवैसी को BJP छोड़ी हुई है, चूँकि जानती है कि BJP जब तक ओवैसी रहेंगे मेरी चांदी कटती रहेगी। तो ओवैसी साहब, आज जो लोग हैं ओवैसी साहब हैं या ओवैसी साहब के जो लोग हैं, इनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग बिहार में सवाए इसके कि सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करना चाहते हैं, फ़िरका परस्त ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, बिहार के विकास को जो नारा है वो विनाश में बदलना चाहते हैं, इसलिए वो ओवैसी साहब आ रहे हैं। और मुझे यकीन ही नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार के लोग ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के साथ देने वाले लोगों के साथ नहीं जाएंगे। वो समझेंगे कि आज हिंदुस्तान और ख़ासकर बिहार की क्या हालत है। अगर इस पर ज़रा सा गलत फैसला होगा तो आने वाले दिनों में बिहार के अवाम को इसके ख़तरनाक अंजाम भुगतने होंगे। इस तरह से अभी बात आई कि मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर का जब शिलान्यास होने जा रहा था तो उस वक्त खुद कांग्रेस के लीडरों के ज़रिए जिस तरह से कहीं शांति रही और जो जिस तरह के बयानात आए उसको लेकर मुसलमानों में भी बेचैनी थी। और ये बात सामने आई कि कांग्रेस भी अब हिंदुत्व की राह पर चलने लगी है, वो भी कांग्रेस जो है वो हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह के बयानात। नहीं, कांग्रेस तो हमेशा से जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है वो सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ती रही है, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो लड़ती रहेगी। आज
इतिहास को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस को बहुत ही बड़ा नुकसान सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने की वजह से होता रहा है, और आज भी जो कुछ नुकसान हो रहा है वो मेरी समझ से वो सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने की वजह से हो रहा है। और हमको लगता है कि सेकुलरिज्म से कांग्रेस हट नहीं सकती है, और कांग्रेस का एक पिलर में सेकुलरिज्म है, और जिस दिन सेकुलरिज्म हट जाएगी उस दिन कांग्रेस नहीं बचेगी। लेकिन कांग्रेस के आज भी जो बातें आ रही हैं उसमें कही ये जा रही है कि भाई हमने क्रेडिट दे रहे हैं हमारा राम मंदिर का। अरे भाई सब ने, देश के एक बच्चे ने, मुसलमानों ने, सब ने कहा था कि भाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा हम लोग मान लेंगे, तो कोर्ट के फैसले को वो अपना क्रेडिट मान रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं हो सकती हैं। कोर्ट का जजमेंट है, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, कानून मानते हैं, कानून का फैसला आया, सही आया गलत आया ये एक अलग बात है। कांग्रेस भी तो क्रेडिट लेना चाह रही है कि राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया। नहीं, कांग्रेस लेना नहीं चाहती। कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान आया है, कोई क्रेडिट नहीं है इसमें बस कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले पर मैं ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस का कोर्ट का फैसला सही है कि गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन कोर्ट का फैसला फैसला है और हिंदुस्तान की आवाम ने मांगा है। ऐसे किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, ये कोर्ट के फैसले की वजह से बन रहा है। कोर्ट का फैसला सही है गलत है ये बात की बात है। अभी जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ये देखने में आया कि बिहार के हज़ारों मजदूर पैदल चल करके बिहार पहुंचे, और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सबको मनरेगा के तहत रोजगार दे दिया गया, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मजदूर फिर अपनी कर्मभूमि की तरफ लौटे। देखिए, नीतीश कुमार का नारा विकास का ख़त्म हो चुका है, विनाश में बदल चुका है। झूठे वादे बहुत दिन नहीं चल सकते, काठ की हांडी पर बहुत दिन खाना नहीं पकाया जा सकता है। इसलिए आज नीतीश कुमार इस तरह के बयान जा रहे हैं। हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी जो आपने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों पर देखा। बंगलौर से पटना पैदल चले आए, बम्बे से पैदल पटना चले आए, रास्ते में औरतों ने बच्चे को जन्म दिया, जो औरतों के बच्चा बड़ा था वो मर गया, लाश को लेकर दौड़ते रहे, पुलिस मारती रही, खाने का इंतजाम नहीं रहा, पीने का इंतजाम नहीं रहा। और मैं अक़लियती लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने रोज़े रमज़ान में अपने ज़कात के पैसे या अपने घर के पैसे निकाल के जिस तरह से सामने आकर के बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी इसके उन्होंने सब लोगों की मदद की, ये मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। और उसके बाद गलत फैसला हिंदुस्तान को कहां लेके खड़ा गया ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन देखने में ये आता है कि विपक्ष इन मुद्दों को सही ढंग से अवाम के दरमियान नहीं रख पा रहा। नहीं, अवाम के दरमियान जा चुका है, और मुझे आपको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले रिजल्ट आपको समझाएंगे कि ये जो हालात बिहार के लोगों ने झेला है बाढ़ में और कोरोना काल में, जिस तरह से हॉस्पिटलों में नारकी रही है, जिस तरह से कोरोना के पेशेंट को धक्का दे के निकाला गया है, और हॉस्पिटल के बाहर हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े अफसर ने दम तोड़ दिया और उसके बाद एम्स में उसको कौन चीज़ का इंटरटेन नहीं किया। इस तरह की बातें सब लोगों को दिलो दिमाग में बसी हैं। ये लोग किसी दूसरे तरह के पर घुमा करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं है कि बिहार के लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये आने वाले दिनों में जो फैसला करेंगे वो सही फैसला करेंगे, और जब फैसला करेंगे तो आपको अंदाज होगा कि इन सब बातें जो आप अभी तस्करा कर रहे हैं, चाहे पैदल आने का, चाहे भूख मरने का, चाहे लेबर की बात कर रहे हैं, तो वो लोग जो है सही फैसला करेंगे और उसका नतीजा आपको सामने आएगा। ये थे अज़मी बारी साहब जो हमसे बात कर रहे थे बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है और क्या चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, जिसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं नीतीश सरकार के ज़रिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनकी खामियां नज़र आ रही हैं, वो पूरी तरह से उसको करने में नाकाम रहे हैं, सिर्फ महज दावे किए जा रहे हैं। पटना से न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।